Previous lecture I told you about CSS type: internal, external, and inlines. What use of CSS? Basically, CSS specially used for designing, formatting, applied to multiple web pages, single web pages, and single document. That time here use of the CSS. Okay. Then how to work of CSS? CSS कैसे वर्क करता है? CSS जो अप्लाई होता है, जो HTML के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसी के ऊपर CSS अप्लाई होता है। और इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने उसका जो सिंटैक्स है ये भी बताया था: सेलेक्टर, ओपनिंग ब्रेस, प्रॉपर्टी, कोलन और वैल्यू। जैसे कि कलर, कोलन, येलो, ये आपकी वैल्यू है, सेमीकोलन, फॉन्ट साइज एक से ज़्यादा आपको अप्लाई करने की है। ओके, इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेनेशन पेपर में किया था। सेलेक्टर क्या रहती है, वो डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और उसकी वैल्यू क्या रहती है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में देखा था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले टाइप्स ऑफ CSS। CSS के टाइप्स क्या है? बेसिकली there are three type of CSS. I told you previous lecture. First, inline CSS. Second, internal CSS. And third, external CSS. पहला जो CSS है आपका वो है inline CSS. ओके, एक पर हमने दिया inline CSS. Basically, inline CSS apply to HTML tag. HTML के जो टैग रहते हैं उसी के ऊपर वहीं पर हमें अप्लाई करना पड़ता है। और इट यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML टैग। देख लीजिए, जिसके अंदर हमें इनलाइन CSS को अप्लाई करने का है। जिस टैग के अंदर ये इनलाइन CSS हमें अप्लाई करने का है उस टैग में within the tag you must define the style attribute. देख लीजिए, जिस टैग के अंदर हमें इनलाइन CSS अप्लाई करने का उस टैग में हमें स्टाइल या एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। इट यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML स्टार्ट टैग। इसका मतलब क्लियर कट हो रहा है, जिस टैग के अंदर हमें इनलाइन CSS अप्लाई करने का है उस टैग के अंदर हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। क्लियर? और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनलाइन CSS का, इनलाइन CSS ओनली अप्लाई टू सिंगल एलिमेंट। इनलाइन CSS जो अप्लाई होता है ये एक ही एलिमेंट के लिए या सिंगल प्रॉपर्टी के लिए वो अप्लाई होता है, सिंगल टैग के लिए वो अप्लाई होता है। देख लीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इनलाइन CSS का मेन जो पर्पस है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए कोई डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करने के लिए, खाली एक ही एलिमेंट के लिए कोई डिजाइनिंग या कोई प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करने की है, तब आप इनलाइन CSS का यूज कर सकते हो। ये क्लियर? सेकंड, जब हमें इनलाइन CSS का यूज करने का है, ओके, उस टैग के अंदर आपको स्टाइल या एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करना ही पड़ता है। क्लियर? इसका मतलब ये क्लियर कट हो रहा है, यू मस्ट डिफाइन द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का भी पर हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, पी एक टैग है, ओके, स्टाइल इक्वल
color colon blue. इसका मतलब ये style is a property equal color, sorry, style is a property equal then color also property colon blue. इसका मतलब ये जो आपको हेलो CSS दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का ही आपका कलर ब्लू रहेगा। अदरवाइज उस प्रोग्राम के अंदर आपने फिर से पी अप्लाई किया है तो वो पी टैग के अंदर जो कुछ भी आपका टेक्स्ट है उसका कलर आपका ब्लू नहीं हो सकता। इसलिए कोई सिंगल एलिमेंट्स, कोई सिंगल टैग, वो सिंगल टैग की आपको प्रॉपर्टी चेंज करने की या फॉर्मेटिंग आपको चेंज करने की है, तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हो। जैसे इधर दिया है पी, पी की जगह आपका H1 हो सकता है, पी की जगह आपका H2 हो सकता है, या पी की जगह आपका कोई अदर टैग भी हो सकता है। क्लियर? पी होने के बाद आपको स्टाइल, या आपको कंपल्सरी यू मस्ट डिफाइन द स्टाइल। ओके, स्टाइल ये आपको डिफाइन करना ही पड़ता है। विदाउट स्टाइल प्रॉपर्टी आपका इनलाइन सीएसएस कंप्लीट नहीं होता। यह क्लियर कट होगा आपका। एक छोटा सा एग्जांपल यही पर मैंने दिया है इनलाइन सीएसएस का, ये भी हम देख लेंगे। जैसे कि HTML के टाइटल इनलाइन सीएसएस, ये तो आपको पता है। बेसिकली इनलाइन सीएसएस डिफाइंड आफ्टर द बॉडी टैग। इनलाइन सीएसएस जब आपको डिफाइन करने का है तो वो आपको बॉडी टैग के बाद डिफाइन करना पड़ता है। उसके जो दो अलग है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हमें डिफाइन करने के लिए हेड सेक्शन का यूज करना पड़ता है। बट इनलाइन सीएसएस डिफाइन करने के लिए हमें हेड सेक्शन की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डिफाइन आफ्टर द बॉडी टैग। बॉडी टैग के बाद ये हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए आप, पी इनलाइन सीएसएस। अब ये जो पी टैग है इसके अंदर इनलाइन सीएसएस है क्या? नहीं। सेकंड जो पी टैग है, पी स्टाइल इक्वल कलर कोलन ब्लू। ओके, इसका मतलब ये हो रहा है स्टाइल इज अ प्रॉपर्टी, स्टाइल इज एट्रीब्यूट एंड द स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइंड विद इन द पी टैग। ये देख लीजिए, पी टैग के अंदर हमने डिफाइन किया है। एंड देन हेलो सीएसएस, इसका मतलब ये हो रहा है ये जो टेक्स्ट है हेलो सीएसएस, इसी का कलर यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। इनलाइन सीएसएस ये जो टेक्स्ट है पी टैग के अंदर मैंने डिफाइन किया है, इसका कलर आपका नॉर्मल रहेगा। इसलिए इनलाइन सीएसएस की स्पेशल खासियत कौन सी है? सिंगल एलिमेंट के लिए कोई आपको चेंजेस करने के, तब यहीं पर आप क्या कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस का वहीं पर आप यूज कर सकते हो। अगर समझ में इनलाइन सीएसएस क्लियर? ओके, इनलाइन सीएसएस स्पेशली यूज्ड फॉर या अप्लाइड टू सिंगल एलिमेंट। इन इनलाइन सीएसएस यू मस्ट डिफाइन द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट की पर आपको डिफाइन करना ही पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेंगे आप। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका इंटरनल सीएसएस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सीएसएस इनलाइन से वो है आपका इंटरनल सीएसएस। ओके, बेसिकली इंटरनल सीएसएस अप्लाई a single document या single web page. Once the property या designing या formatting repeatedly using single document to more than times. Okay, it can affect all element of the page. पेज के अंदर जितने बार वो टैग आपने डिफाइन किए उतने बार वो प्रॉपर्टी जो है, वो फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी रिपीटली अप्लाई होती है। Okay, it is written inside the style tag within head section of HTML. इसका मतलब ये है, so internal CSS you must define the head sections. A previous example, inline CSS defined after the body tag, but the internal CSS written या defined within head section and here must be defined
a style tag. Within the style tag, you must define the internal CSS. Clear? So main purpose for internal CSS. Internal CSS apply to single web page or specific formatting or designing can repeatedly apply single web page. Second point, internal CSS, you must define the head section, and within your head section, you must define the style tag. Within the style tag, define internal CSS. स्टाइल टैग के अंदर आपको इंटरनल CSS अप्लाई करना पड़ता है। इंटरनल CSS की खासियत क्या है? एक सिंगल वेब पेज के अंदर कोई डिजाइनिंग, कोई फॉर्मेटिंग आप रिपीटली यूज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। क्लियर? अब यहीं पर भी उसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि देख लीजिए आप HTML हेड, यहीं तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये देख लीजिए हेड सेक्शन है आपका। हेड सेक्शन के अंदर मैंने स्टाइल ये टैग अप्लाई किया है, ये स्टाइल। क्लियर? ये स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग के अंदर आपको इंटरनल CSS अप्लाई करना पड़ता है। और आपको CSS का सिंटैक्स तो पता है, जैसे कि P इज सेलेक्टर, ओपनिंग ब्रेस, कलर कोलन रेड, सेमीकोलन, बैकग्राउंड कलर कोलन येलो। इसका मतलब ये है P एक सेलेक्टर, P सेलेक्टर जहां पर आप अप्लाई करने वाले हो वो टेक्स्ट का कलर आपको रेड चाहिए और बैकग्राउंड कलर आपको येलो चाहिए। ये इंटरनल CSS मैंने डिफाइन कर दिया है स्टाइल टैग के अंदर। देख लीजिए ये स्टाइल टैग यहीं पर मैंने ओपन किया है एंड देन क्लोज द स्टाइल टैग। उसके बाद ये स्टाइल टैग यहाँ पर आपको क्लोज करना पड़ता है। और ये होने के बाद जो हेड सेक्शन में हेड टैग आपने ओपन किया है, देन आफ्टर द क्लोज ऑफ हेड टैग। इसलिए पहली लाइन आपकी, पहली कंसेप्ट आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। जब हमें इंटरनल CSS का यूज करने का है, तब हमें इंटरनल CSS हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? हेड सेक्शन के अंदर आपको इंटरनल CSS डिफाइन करना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हमें इंटरनल CSS का यूज करने का है, तब हेड सेक्शन के अंदर हमें स्टाइल टैग डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए यहीं पर हमने स्टाइल टैग अप्लाई किया है। देख लीजिए स्टाइल P कलर कोलन रेड। और स्टाइल टैग के अंदर आपको सिलेक्टर डिफाइन करना है। एक से ज्यादा सिलेक्टर आप यहीं पर डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहीं पर एक ही सिलेक्टर अप्लाई किया है P। इसके बाद कोई दूसरा सिलेक्टर आपको अप्लाई करने का है, वो भी आप कर सकते हो, जैसे H1 या H4। और बाकी के जो सिलेक्टर है, जिस सिलेक्टर का आपको रिपीटली यूज करने का है उस सिंगल वेब पेज के अंदर, वो सिलेक्टर आप स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हो। स्टाइल टैग ओपन करने के बाद ये सिलेक्टर डिफाइन करने के, और सिलेक्टर डिफाइन करने के बाद स्टाइल टैग आपको यहीं पर क्लोज करना पड़ता है एंड देन क्लोज द हेड टैग। उसके बाद वहीं पर हेड टैग अप्लाई करने का। और हेड टैग क्लोज करने के बाद जनरल जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं वैसे ही यहीं पर आपको लिखने का है, जैसे बॉडी टैग। और बॉडी टैग के बाद देख लीजिए यहाँ पर मैंने P अप्लाई किया है, इंटरनल CSS हेलो CSS। इसका मतलब यहाँ पर ये सिंगल वेब पेज के अंदर मैंने 2 बार P अप्लाई किया है। इसका मतलब ये हो रहा है ये जो इंटरनल CSS है, इसका टेक्स्ट कलर रेड आ जाएगा और बैकग्राउंड कलर इसका येलो आ जाएगा पहले टैग के अंदर। और जो दूसरा टैग है P, यहाँ पर भी मैंने P टैग अप्लाई किया है। ये P टैग का भी टेक्स्ट कलर आपका रेड रहेगा और बैकग्राउंड कलर आपका येलो रहेगा। इस प्रोग्राम के अंदर जितने बार आप P टैग यूज करेंगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग या डिजाइनिंग रिपीटली आपकी यही अप्लाई हो जाएंगी। टेक्स्ट कलर रेड रहेगा, बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा। क्लियर? मैं ऐसे आपको कोई सिंगल वेब पेज के अंदर कोई डिजाइनिंग, कोई फॉर्मेटिंग आपको रिपीटली यूज करने की है, तब वहीं पर आप क्या कर सकते हो, इंटरनल CSS का यूज कर सकते हो। अब ये जो प्रोग्राम्स है
जब मैं ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। देख लीजिए आप, ये बॉडी टैग है, उसके बाद देन क्लोज द बॉडी टैग, ये आपको पता है। आप मुझे बताइए, जैसे कि कोई डिजाइनिंग, कोई फॉर्मेटिंग आपको रिपीटली यूज करने की है सिंगल वेब पेज के अंदर, तब आप इंटरनल सीएसएस का यूज कर सकते हो। और कई बार ऐसे रहता है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट छोड़ के कोई डिजाइनिंग या कोई फॉर्मेटिंग आपको रिपीटली यूज करने की, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट छोड़ के, वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट रहता है वहीं पर आप क्या कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस का वहीं पर आप यूज कर सकते हो। इसलिए इनलाइन सीएसएस का जो मेन पर्पज है वो है सिंगल एलिमेंट, और जो इंटरनल सीएसएस जो रहता है इसका जो मेन पर्पज है एक डिजाइनिंग, एक फॉर्मेटिंग, आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, सिंगल वेब पेज के अंदर आप कितनी बार रिपीटली यूज कर सकते हो, इसे हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। और जब हमें इंटरनल सीएसएस का यूज करने का है तब हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर सेलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी वहीं पर हमें डिफाइन करनी पड़ती है। और जो प्रॉपर्टी और सेलेक्टर आप स्टाइल के अंदर डिफाइन करते हो, ओके, उसके बाद वही सेलेक्टर बॉडी टैग के बाद वही सिलेक्टर वहीं पर हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। तब भी ऊपर जो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की है नीचे वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है, अदरवाइज ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टाइल के अंदर आपने H1 अप्लाई किया और बॉडी सेक्शन के आप P को अप्लाई कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप स्टाइल के अंदर H1 अप्लाई करेंगे और बॉडी सेक्शन के अंदर जब आप H1 टैग डिफाइन करेंगे, वो H1 टैग के लिए ऊपर की प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो ऊपर कोई अलग सा सिलेक्टर डिफाइन करेंगे और नीचे कोई अलग सा सिलेक्टर आपका रहेगा, तब वो अलग से सिलेक्टर के लिए ऊपर की प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होती। इसलिए आपको कंफर्म याद में रखने का है, स्टाइल टैग के अंदर जो सिलेक्टर आपने अप्लाई किया है, आफ्टर द बॉडी टैग यू मस्ट डिफाइन दो सिलेक्टर या these सिलेक्टर, वही सिलेक्टर आपको आफ्टर बॉडी टैग डिफाइन करनी ही पड़ती है। क्लियर? अगर समझ में इंटरनल सीएसएस कंसेप्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट देख लेंगे, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। देख लीजिए, इनलाइन सीएसएस जो सिंगल एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है, इंटरनल सीएसएस सिंगल वेब पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। जो 3 नंबर का जो सीएसएस है वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मेन पर्पज ये रहता है, कोई डिजाइनिंग, कोई फॉर्मेटिंग आपको एक से ज्यादा वेब पेज के लिए आपको अप्लाई करने की है, तब वहीं पर आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हो। लाइक एज द एक्सटर्नल स्टाइल sheet जनरली यूज व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि एक से ज्यादा वेब पेज के अंदर कोई चेंजेस आपको करने के, कोई स्टाइल आपको अप्लाई करने की है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। सो बेसिकली एक्सटर्नल सीएसएस स्पेशली यूज फॉर या डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग अप्लाई टू मल्टीपल वेब पेजेस। For example, you change a specific code, a single document. So these code या these formatting apply to multiple web pages. कोई चेंजेस आपने एक वेब पेज के अंदर अप्लाई किए, कोई फॉर्मेटिंग या डिजाइनिंग आपने चेंज कर दी, तो हर वेब जहां जहां पर आपने एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई किया है वहीं पर वो आपके अपडेट ऑटोमेटिकली होती है, वो चेंजेस आपके ऑटोमेटिकली होती है। ये खासियत है आपके एक्सटर्नल सीएसएस की। इसलिए जो अट्रैक्टिव वेबसाइट रहती है, जब हमें कोई प्रोफेशनल वेब पेजेस बनाने की, तो उस प्रोफेशनल वेब पेजेस के अंदर 99% आपका एक्सटर्नल सीएसएस का यूज होता है। और उसकी खासियत ये है, टाइम और मेमोरी सेव करने के लिए भी सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए CSS का जो मेन टास्क ये है, ये अप्लाई होता है आपका मल्टीपल वेब पेज के अंदर। इधर भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देख लीजिए, इट द फैसिलिटेट टू चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल्स। इसका मतलब ये है, जब आप एक फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे तब पूरे मल्टीपल वेब पेजेस के अंदर वो आपके चेंजेस अप्लाई होते हैं। क्लियर? इट यूज द लिंक टैग ऑन एवरी वेब पेज। जहां पर आपको एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने का, जिस वेब पेज के अंदर आपको एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने का, उस वेब पेज के अंदर हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ता है। ओके, और जो लिंक टैग है ये भी हमें हेड सेक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कट ये कंसेप्ट समझने आनी चाहिए। जब हमें इंटरनल CSS का यूज करने का है, तब आपके पास जो टैग है उस टैग का नाम है स्टाइल, एंड द स्टाइल टैग डिफाइन इन हेड सेक्शन। ये तो क्लियर हो गया। पर जब हमें एक्सटर्नल CSS का यूज करने का है, तब हमारे पास जो टैग है वो है लिंक टैग। और लिंक टैग की खासियत ये है, जिस वेब पेज के अंदर आपको एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने का है, उस वेब पेज में आपको लिंक टैग डिफाइन करना पड़ता है। क्योंकि एक्सटर्नल CSS की खासियत क्या है, इट कैन अप्लाई टू मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल वेब पेजेस। ओके, इसलिए, और ये जो लिंक टैग है वो कहां पर डिफाइन करने का, हेड सेक्शन के अंदर। जैसे कि आपने स्टाइल अप्लाई किया था, वैसे ही ये स्टाइल की जगह आपको लिंक ये टैग डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? और दूसरी एक खासियत ये है, द एक्सटर्नल स्टाइल सेट कैन बी रिटन इन a text editor and must be saved with .css extension। इसका मतलब ये है, पहले तो आपको एक्सटर्नल CSS का यूज करने का है, तब आपके पास लिंक टैग है। और दूसरी खासियत ये है, एक्सटर्नल CSS जब आपको डिफाइन करने का है, तब यहाँ पर हमें दो फाइल बनानी पड़ती है। ये क्लियर कट आप याद में रखिए। जब हमें इंटरनल CSS का यूज करने का है, तब सेलेक्टर जो कुछ भी रहते हैं जो आपको अप्लाई करने के, ये सेलेक्टर आप एक ही सिंगल वेब पेज के अंदर आप अप्लाई करते हो। पर बट जब हमें एक्सटर्नल CSS का यूज करने का है, तब प्रोग्राम के अंदर हमें दो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। एक आपकी HTML की फाइल रहती है, जिसमें आपका HTML का प्रोग्राम रहता है, और जो दूसरी फाइल जो रहती है वो रहती है आपकी CSS की फाइल। और इस CSS के फाइल के अंदर हमें सेलेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि इंटरनल CSS के अंदर आपने सेलेक्टर डिफाइन किया था आफ्टर स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के बाद आपने P ओपनिंग ब्रेस ये डिफाइन किया था ना, वैसे ही यहाँ पर आपको एक्सटर्नल CSS के अंदर हमें दो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। और जो CSS की जो फाइल रहती है, इन CSS फाइल यू मस्ट डिफाइन द सेलेक्टर। सेलेक्टर जो रहते हैं वो हमें CSS फाइल के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं। ये क्लियर हो गया? देख लीजिए, जब हमें एक्सटर्नल CSS का यूज करने का है, तब हमें दो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ये तो क्लियर हो गया आपका? एक HTML की फाइल, और HTML के फाइल के अंदर आपको हेड सेक्शन के अंदर हमें लिंक टैग डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? लिंक टैग कहाँ पर डिफाइन करने का, हेड सेक्शन के अंदर, HTML के फाइल के अंदर। और जो दूसरी फाइल है, वो कौन सी दूसरी फाइल है आपकी, CSS फाइल। ये जो CSS फाइल जो रहती है, उस CSS फाइल के अंदर हमें सेलेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। बट ये फाइल का जो एक्सटेंशन है, यू मस्ट टाइप .css। फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन कौन सा चाहिए आपका, .css। जैसे ये पर उन्हें दिया
स्टाइल ये फाइल का नाम है डॉट सीएसएस, और ये फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखने का, नॉट डिफाइन द एचटीएमएल हेड बॉडी, ये इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिखने की, खाली क्या लिखने का, नोटपैड ओपन करने का, ये पर हमने दिया है ओपन द एनी टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड वर्डपैड, ओके, वो ओपन करने का, और उसके अंदर सेलेक्टर टाइप करने के, जैसे कि इधर मैंने किया है H1 ओपनिंग ब्रेस कलर कोलन रेड और मार्जिन लेफ्ट कोलन 20 पिक्सल्स सेमीकोलन देन क्लोजिंग ब्रेस, ये कहां पर डिफाइन करने का, ये सीएसएस के फाइल के अंदर। जब हमें सीएसएस की फाइल डिफाइन करने की, उस फाइल के अंदर खाली सेलेक्टर ही वहीं पर आपको लिखने पड़ते हैं, खाली सेलेक्टर वहीं पर आप लिख के लीजिए, ओके, सेलेक्टर वहीं पर आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। जितने आपको सेलेक्टर मल्टीपल वेब पेज के अंदर आपको अप्लाई करने की, उतने सेलेक्टर आप एक फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, और उसके अंदर कोई भी एचटीएमएल का जो टैग रहता है वो आपको डिफाइन करने का नहीं, ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे लिंक टैग। जब हमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने का है, तब उसमें लिंक टैग बहुत इंपॉर्टेंस है, और लिंक टैग के ये 3 एट्रीब्यूट्स। पहला है आपका आरईएल, आरईएल का मतलब है रिलेशनशिप, आरईएल इक्वल स्टाइल से, क्योंकि जब हमें क्या रिलेशन है, सीएसएस की जो फाइल है, सीएसएस की फाइल और एचटीएमएल की फाइल का जो रिलेशन है वो स्टाइल से, इसलिए रिलेशन की जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये कॉमन है। जब हमें इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने का है, तब आपकी ये स्टाइल से वैल्यू कॉमन है, क्योंकि हम सीएसएस का यूज कर रहे हैं। देन टाइप, टाइप की वैल्यू भी आपकी फिक्स है, टाइप इक्वल टेक्स्ट या सीएसएस। सेकंड एट्रीब्यूट जो है लिंक टैग का, वो है आपका टाइप, और इसकी वैल्यू भी कौन सी है, टेक्स्ट या सीएसएस, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम सीएसएस का यूज कर रहे हैं। और स्टाइल से का मतलब आरईएल का कब यूज करने का, जैसे कि आपकी सीएसएस की फाइल और एचटीएमएल की फाइल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों आपकी ये स्टाइल सीट है, ये रिलेशन है, इसलिए ये वैल्यू भी आपकी फिक्स है, आरईएल इक्वल स्टाइल से। और टाइप की वैल्यू भी आपकी क्या है, टाइप इक्वल टेक्स्ट या सीएसएस। तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है आपका एचआरईएल, जिसे हम हाइपर रेफरेंस करते हैं, इक्वल स्टाइल डॉट सीएसएस। इसका मतलब ये रहता है, जिस एचटीएमएल वेब पेज के अंदर आपको एक्सटर्नल सीएसएस फाइल अप्लाई करने की है, उस फाइल का नाम यहीं पर आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर ही मैंने ये सेलेक्टर अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर आप लिंक टैग अप्लाई करेंगे उस फाइल के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ए पर मैंने दिया है लिंक टैग आरईएल इक्वल स्टाइल सेट, ये वैल्यू इसकी फिक्स है। टाइप, टाइप इक्वल टेक्स्ट या सीएसएस, ये भी वैल्यू फिक्स है। एंड देन एचआरईएफ इक्वल स्टाइल डॉट सीएसएस, इसका मतलब ये जो आपको फाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस, ये सीएसएस फाइल आपको क्रिएट करने पड़ेंगी अलग से। ये क्रिएट करने के लिए आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, और नोटपैड के अंदर ये जो सेलेक्टर ये पर मैंने लिख के दिया है ना, H1 कलर कोलन रेड मार्जिन लेफ्ट, एक ही लाइन यहीं पर आपको टाइप करने की, बाकी सीएसएस के फाइल के अंदर आपको एचटीएमएल के टैग डिफाइन नहीं करने। जब आप ये फाइल सेव करेंगे, सेव करते टाइम फाइल का नाम स्टाइल लिखिए और डॉट सीएसएस ये एक्सटेंशन से आप फाइल सेव कीजिए। जैसे कि आप नोटपैड की फाइल डॉट एचटीएमएल से सेव करते हो, वैसे ही सीएसएस की फाइल डॉट सीएसएस ये नाम से सेव करते हैं, और एक ही फोल्डर के अंदर आपकी सीएसएस की फाइल और एचटीएमएल की फाइल होनी चाहिए। क्लियर? ऐसे ये 3 एट्रीब्यूट्स कौन से टैग के, लिंक टैग के, कौन कौन से, आरईएल, टाइप और एचआरईएल। क्लियर? और कैसे डिफाइन करने के, ये ऐसे डिफाइन करने के। इसमें जो आरईएल
और टाइप की वैल्यू कॉमन है, फिक्स है, ये खाली आपको रट्टा मारने की। और एचआरईएफ जो आप सीएसएस फाइल बना रहे हो उस फाइल का नाम आपको यहीं पर लिखना पड़ता है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस का जो मेन पर्पस है, मल्टीपल वेब पेज के लिए आपको कोई डिजाइनिंग, कोई फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करने की है, तब आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हो। इसकी खासियत ये है, खाली एक फाइल के अंदर जब आप चेंजेस अप्लाई करेंगे तब मल्टीपल वेब पेज के अंदर वो आपका अपडेशन ऑटोमेटिकली होता है। ये खासियत है आपकी एक्सटर्नल सीएसएस की। जब हमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने का है प्रोग्राम के अंदर, तब हमें दो फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, एक एचटीएमएल की फाइल और दूसरी सीएसएस की फाइल। जो एचटीएमएल की फाइल रहती है, उस एचटीएमएल के फाइल के अंदर हमें लिंक टैग डिफाइन करना पड़ता है, और लिंक टैग आपको डिफाइन करने का है हेड सेक्शन के अंदर। यहां तक भी आपका क्लियर हो है। ओके, जब हम लिंक टैग का यूज करने वाले, तब लिंक टैग के जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें डिफाइन करने ही पड़ते हैं। लिंक टैग के कौन से 3 एट्रीब्यूट्स हैं? पहला है आरईएल, उसकी वैल्यू कॉमन है स्टाइल से। दूसरा है टाइप, उसकी वैल्यू है टेक्स्ट और सीएसएस, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमें सीएसएस का यूज करने का है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कॉमन है। और तीसरा है एचआरईएफ इक्वल, जिसे हम हाइपर रेफरेंस कहते हैं। जो सीएसएस फाइल जो जो हम बना रहे हो उस फाइल का नाम यहीं पर हमें यहीं पर लिखना पड़ता है। और लिंक टैग, जिस वेब पेज के अंदर आपको वो डिजाइनिंग, वो फॉर्मेटिंग आपको रिपीटली यूज करने की है, उस वेब पेज के अंदर आपको लिंक टैग हेड सेक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? ये वर्क करने का है आपको एचटीएमएल की फाइल के अंदर। और दूसरी जो फाइल आपको क्रिएट करने की है वो है आपकी सीएसएस फाइल। और सीएसएस फाइल के अंदर हमें सेलेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। कोई भी नोटपैड की फाइल, नोटपैड फिर से ओपन करने का, और ये फाइल के अंदर जब आपको सीएसएस का यूज करने का है, तो सीएसएस का यूज करते टाइम कोई भी एचटीएमएल के टैग वहीं पर डिफाइन नहीं करने के, खाली सेलेक्टर जो आपको रिपीटली यूज करने के उतने ही सेलेक्टर वहीं पर आपको डिफाइन करने के। और फाइल को आप सेव कीजिए, फाइल नेम में भी व्हाटएवर, बट हियर एक्सटेंशन मस्ट बी डिफाइंड .css। एक्सटेंशन आपको .css वहीं पर डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर? छोटा सा प्रोग्राम है इसका, वो भी हम देख लीजिए। पहले क्या करने का, नोटपैड ओपन करने का। नोटपैड ओपन करने के बाद ये लाइन टाइप करने की, h1 कलर कोलन मार्जिन लेफ्ट बैकग्राउंड कलर कोलन येलो, ये प्रॉपर्टी है सीएसएस। क्लियर? बाद में जैसे ये वन h1 सेलेक्टर है, ऐसे आप एक से ज्यादा सेलेक्टर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या करने का, ये फाइल को सेव करने का। एक ही लाइन वहीं पर, एक ही सेलेक्टर आपने अप्लाई किया है। फाइल आप सेव करेंगे, कंट्रोल एस का यूज कीजिए, फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन .css होना चाहिए। ये आपने बना दिया। फिर से क्या करने का, एचटीएमएल ओपन करने का। एचटीएमएल ओपन करने के बाद जो एचटीएमएल के जो फाइल हमें क्रिएट करने की है, वो एचटीएमएल के फाइल के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, एचटीएमएल ये टाइटल एक्सटर्नल सीएसएस। आप देख लीजिए, हेड सेक्शन के अंदर हमें लिंक टैग अप्लाई करने का, इसलिए लिख लीजिए ये हेड सेक्शन है, यहाँ पर लिंक टैग, और लिंक टैग के 3 एट्रीब्यूट भी यहीं पर हमने अप्लाई किए। कौन से? आरईएल, टाइप और एचआरईएल। क्लियर? और एचआरईएल के अंदर style.css, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, h1 h1 की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी ये पर p चाहिए, h1 की जगह यहाँ पर p चाहिए था। p की जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी ये वेब पेज के अंदर आपकी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि देख लीजिए एचआरईएल, इसके अंदर जो कुछ भी सेलेक्टर्स है वो आपका इधर अप्लाई हो जाएगा। देन क्लोज द हेड सेक्शन, हेड सेक्शन यहीं पर मैंने क्लोज किया है। देन बॉडी टैग, इसका मतलब ये होता है ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी
ये वेब पेज के अंदर इधर रिपीटली यूज हो जाएगी। क्लियर। और ये जो लिंक टैग है, ये लिंक टैग आप मल्टीपल वेब पेज के अंदर खाली आपको एक ही लाइन, जिस वेब पेज के अंदर आपको वो डिजाइनिंग वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करने की है, उस वेब पेज में आपको खाली एक ही लाइन एक बार टाइप करनी है। क्लियर। ये एग्जांपल है आपका किसका, एक्सटर्नल सीएसएस का। ओके। यहाँ पर खाली H1 जो आपको दिखाई दे रहा है, गलती से क्या हो गया, H1 की जगह आपका P चाहिए। ओके। यहाँ पर आप P लिखिए, P फॉर पैराग्राफ। ओके, P। तभी ये जो डिजाइनिंग है, ये फॉर्मेटिंग है आपकी, ये सिंगल वेब पेज के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, ये रिपीटली यूज हो जाएगी। या जब आप यहाँ पर H1 का यूज करेंगे तब बॉडी के अंदर भी आपका एक बार H1 होना चाहिए। या आप ये यहाँ पर भी P की जगह आप H1 कर सकते, कैसे भी कर सकते हो, छोटी सी मिस्टेक ही है। ये क्लियर हो गया। इसलिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो मेन पर्पज है, कोई डिजाइनिंग कोई फॉर्मेटिंग आपको रिपीटली यूज करने की है, एक से ज्यादा वेब पेज के लिए, वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हो। क्लियर। इसलिए आप तीनों ही सेलेक्टर आप अच्छी तरह से याद में रखिए। इनलाइन सेलेक्टर, सॉरी इनलाइन सीएसएस जो सिंगल एलिमेंट के लिए यूज होता है। इंटरनल सीएसएस एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करने की, तब आपके पास है इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल, एक से ज्यादा वेब पेज के लिए कोई डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करने की है, तब आपके पास है एक्सटर्नल सीएसएस। क्लियर। ये थ्योरी थी। जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तब ये कंसेप्ट आपकी और क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे की फीस बाकी है, उनको रिक्वेस्ट है आप फीस पे कीजिए। अगर समझ में तो ये सीएसएस के 3 टाइप्स है, और एग्जाम के ऊपर कंफर्म 5 मार्क का प्रोग्राम्स सीएसएस के ऊपर कंफर्म रहता है। 5 मार्क का प्रोग्राम सीएसएस के ऊपर कंफर्म है, 5 मार्क आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। ओके। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर ये जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए, वो तीनों ही टाइप का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स देख लेंगे। ओके, थैंक यू।